दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। एक ट्रेन जो कि बिहार के बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलकर बांद्रा तक जाने वाली थी, उसमें 3 लोग बैठते हैं, एक पति पत्नी और उनकी एक 24 साल की नौजवान बेटी। लेकिन उनकी सीट कंफर्म नहीं रहती है। उनको इस वजह से बहुत परेशानी होती है। थर्ड एसी के कोच में अपना सामान लेकर कभी इधर कभी उधर वो धक्के खाते हैं। जिस सीट पर भी बैठने की कोशिश करते थे, लोग उन्हें उठा देते थे और वहां से भगा देते थे। ये सारी चीजें एक लड़का देखता है जो कि अपनी कंफर्म सीट लेकर वहां पर बैठा हुआ था। उसे देखा नहीं जाता। वो खुद उनके पास जाता है और कहता है, सर आप लोग मेरी सीट पर चलकर बैठ जाइए। और उसके बाद दोस्तों, वो लोग उसकी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। बहुत ही राहत की सांस लेते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थे सीट कंफर्म ना होने की वजह से। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ट्रेन करीब 250 किलोमीटर की यात्रा करती है, 3-4 घंटे बीत जाते हैं। वैसे ही लड़की के पिता के फोन पर एक फोन आता है और जिस वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। उन पति पत्नी को अपना सफर वहीं पर खत्म करके उन्हें वापस अपने गांव जाना पड़ता है। लेकिन जो उनकी बेटी थी, उसे मुंबई भी जाना जरूरी था, क्योंकि उसका दोस्तों तीसरे दिन पेपर होता है। और इस वजह से वो उस लड़के पर भरोसा करके अपनी बेटी को उस यात्रा पर, मुंबई तक की यात्रा पर भेज देते हैं। 2 दिन और 2 रातों का यह सफर होता है। दोस्तों, इस सफर में और फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन की। एक ट्रेन 1938 अवध एक्सप्रेस, जो कि बरौनी जंक्शन से चलकर बांद्रा तक जाती है। दोस्तों, ये बात है 10 जून 2025 की, जब उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम उमालाल होता है, उनकी पत्नी सरस्वती और उनकी एक बेटी 24 साल की जिसका नाम किरण होता है, ये लोग आते हैं। जैसे ही ट्रेन आकर खड़ी होती है, ये B2 थर्ड एसी के कोच में जाकर बैठ जाते हैं और पूरी सीटें खाली थी तो जाकर बैठ गए। लेकिन इनका जो सीट था वो कंफर्म नहीं था। जैसे ही कंफर्म सीट वाले आने लगे, वो इन लोगों को वहां से उठा देते हैं। ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं। उमालाल कहते हैं कि भाई साहब बैठ जाने दीजिए, 2 लेडी है, लेकिन अगर एक होती तो ये बैठ जाने देते। 3 लोगों को कौन बैठने देता है। दोस्तों, वो लोग उन्हें इधर से उधर दौड़ाते रहे, भटकाते रहे। वो लोग टीटी से बात कर लिए। टीटी बोला, भाई साहब बहुत रस है, कोई जगह खाली नहीं है, कोई सीट जो है खाली नहीं है। और उसके बाद ये काफी निराश हो जाते हैं। जो उमालाल की पत्नी सरस्वती थी, दोस्तों उन रोने जैसी स्थिति हो जाती है। और फिर ये लोग बेतहाशा वहीं निराश होकर खड़े हो जाते हैं दरवाजे के पास जाकर। ये सब चीज एक लड़का जिसका नाम लवकुश होता है, उसकी उम्र 28 साल की होती है, देख रहा था। 55 नंबर उसकी साइड लोअर की सीट थी, कंफर्म थी। वो जाता है उनके पास, उमालाल से कहता है कि सर मैं देख रहा हूं आप लोग बहुत परेशान हैं, तो आप लोग चलिए मेरी सीट पर बैठ जाइए, मेरी सीट कंफर्म है। अब जैसे ही किरण ये बात सुनती है, सरस्वती सुनती है, दोस्तों उनकी आंखें चमक जाती है। उमालाल कहते हैं, बेटा कहां है आपकी सीट। कहता है, मेरी सीट 55 नंबर है, चलिए आप लोग बैठ जाइए, मैं देख रहा हूं आप लोग काफी परेशान हैं। और उसके बाद वो उनका सामान खुद उठा लेता है, आता है वहां पर। ये लोग बैठते हैं, सामान को नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब वो लोग बैठते, बहुत राहत की सांस लेते हैं। जो लवकुश था वो खड़ा हो जाता है। उमालाल कहते हैं, भैया बैठिए आप भी। तो कहता है कि सर आप लोग बैठ जाइए, अब मैं तो बैठ ही जाऊंगा। लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा देते हैं। उनके बगल में सरस्वती और लास्ट में किनारे पर उनकी बेटी किरण बैठी हुई थी। उसके बाद उसे बहुत आशीष देते हैं। वो ठीक ठाक था, अच्छे खासे कपड़े पहन रखा था। उससे पूछते हैं कि बेटा क्या नाम है। कहता है कि अंकल मेरा नाम लवकुश है। सोचते हैं कि मुंबई में कोई दिहाड़ी वगैरह करता होगा। कहता है, सर जो मैं बरौनी में एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, कंपनी है, उसी फैक्ट्री में मैं काम करता हूं, सेफ्टी सुपरवाइजर के तौर पर। वो कहते हैं, अच्छा फिर तो सैलरी अच्छी होगी आपकी। कहता है कि हाँ अभी 55,000 रुपए मिलते हैं, 3 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए। तो कहते हैं, इसके लिए क्या पढ़ाई किया था बेटा आपने।
वो कहता है बस ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद ITI कर लिया था। तो कहते हैं चलो अच्छा है, लेकिन क्या उसमें वैकेंसी वगैरह निकलती रहती है? वो कहता है कि हाँ सर, वैकेंसी निकलती रहती है अंकल। तो कहते हैं मेरी बेटी है, ग्रेजुएशन कर रही है, फाइनल ईयर का इसका एग्जाम है और पेपर देने के लिए ये जा रही है। परसों इसका पेपर है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि यही कहीं पर ये कोई काम वगैरह पकड़ लेती तो इसकी नौकरी वगैरह भी लग जाती, क्योंकि शादी विवाह तो गांव में ही करना है। वैसे हम लोग मुंबई में रहते हैं, लेकिन अभी 2 तारीख को मेरे बेटे की शादी थी, तो बेटे की शादी कर दिए और वो बहू के साथ घर पर है। कुछ दिन बाद वो भी मुंबई आएगा। हम लोग इसके पेपर की वजह से जल्दी जा रहे हैं। तो कहता है कि हाँ ठीक है अंकल, अगर इनको कोई टेक्निकल कोर्स करवा दीजिए तो वैकेंसी निकलती रहती है। 300 रुपए जो है स्टार्टिंग में, छोटी सी छोटी वहां पर जो पोस्ट है उसके भी मिलते हैं। यही सब बातें दोस्तों चलती रही और उसके बाद फिर पूछते हैं फिर मुंबई किस लिए जा रहे हो? कहता है कि मेरा एक दोस्त है, तो परिवार सहित उसके माता पिता मुंबई में ही रहते हैं। वहीं पर वो किसी लड़की से शादी कर रहा है। शादी में मेरा खास दोस्त है तो इसीलिए बुलाया है। उसकी शादी 20 जून को है और मैं 7-8 दिन पहले वहां पर जा रहा हूं। थोड़ा घूमने वाने का भी प्लान है। मुंबई में कभी गया नहीं हूं, तो सोचता हूं कि वैसे मुंबई में भी घूम लूंगा, और अगर बाबा का बुलावा आएगा तो शिरडी चला जाऊंगा साईं बाबा के दरबार में। वो कहते हैं बेटा बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा ही घूमने का प्लान है तो एक दिन मेरे घर पर आ जाना, हम भी आपके साथ घूम लेंगे मुंबई में। कहता अंकल बुलाएंगे आप तो क्यों नहीं आएंगे। अब दोस्तों इस तरीके से हंसी खुशी ये लोग बैठे रहे। सफर चलता रहा। जब ये करीब 200-250 किलोमीटर ट्रेन चल पड़ती है, क्योंकि 100 किलोमीटर तक तो ये भटकते ही रहे। उसके बाद जब 1-1.5 घंटा और बैठे रहे, जैसे ही ट्रेन नरकटियागंज से कुछ दूर पहले थी, तभी दोस्तों उनके फोन पर एक कॉल आता है, उमालाल के फोन पर। जैसे ही वो उधर से आवाज सुनते हैं, फफ कर रोने लगते हैं। उनकी पत्नी सरस्वती घबरा जाती है, कहती क्या हुआ? वो रोते हुए कहते हैं कि बाबूजी नहीं रहे। अब इतना सुनते वो भी रोने लगती है, कहती क्या हुआ? अभी तो सुबह वो अच्छे खासे थे, बातचीत कर रहे थे, हमें तो लाख लाख आशीष दिए हैं, मैं उनका पैर छू के आई हूं। दोस्तों सुबह 7-8 बजे की वो ट्रेन थी बरौनी से, और तब तक ये दोपहर को 12 साढ़े 12 का वक्त हो गया था। इतने देर में क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। फिलहाल ये कहते हैं कि बेटा कह रहा है कि हार्ट अटैक हो गया उनको, और उनकी जो है तुरंत जान चली गई। वो कहती है अब क्या होगा? अब तो चलना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा ट्रेन से। वो कहती है लेकिन अब चलना तो है, हम लोग चल सकते हैं, चलना ही पड़ेगा। लेकिन किरण का क्या होगा? इसका तो पेपर है परसों। तो वो कहते हैं किरण तो अब मुंबई चली जाएगी, ये भैया है इनके साथ चली जाएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि भैया बस थोड़ी सी आप मदद कर दो, मेरी बेटी को जो है पहुंचा दो, इसके जो है करियर का सवाल है। वो कहता है कि अंकल आप लोग जो है आप परेशान मत होइए, और मैं जो है इनको अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जो जाइए। लेकिन आप लोग कैसे जाएंगे? वो कहते हैं आगे जो स्टेशन आ रहा है नरकटियागंज, वहीं से उतरकर कोई वापसी की ट्रेन पकड़ लेंगे। लव कुछ सर्च करता है तो कहता है अंकल अगर आप वापसी की ट्रेन पकड़ेंगे तो शाम तक पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंचना आपको जरूरी है। अगले दिन सुबह आपको ट्रेन पहुंचाएगी, कल पहुंचाएगी, तब तक ना जाने क्या होगा। तो आप वहां पर उतरकर एक छोटी सी कार जो है वो बुक कर लीजिए। कोई BA-PRO वगैरह या कुछ भी आपको मिलेगा। स्कॉर्पियो वगैरह 37,000 लेगा, 250-300 किलोमीटर है, आपको पहुंचा देगा समय से 4 घंटे में। वो कहते हैं बेटा ये तो ठीक है, लेकिन अभी हम बेटे की शादी करके आए हैं, इतना जल्दी पैसों का इंतजाम होगा नहीं, इतना तो लेकर चल नहीं रहे हैं, और इंतजाम करने में ही 1-2 घंटे लग जाएंगे। वो कहता है कि अंकल आप जो है पैसों की चिंता मत करो, मैं आपको पैसे दे देता हूं और आप जो है बस चले जाइए फटाफट। अब दोस्तों उमालाल के पिता की उम्र जो है वो 90 साल की हो चुकी थी, जिनकी मौत हो चुकी थी। जब ये सुनता है तो उनको समझाता है, ढांढस बताता है, कहता है अंकल जी परेशान मत होइए, 90 साल उनकी उम्र हो गई थी, जाना तो है ही दुनिया से, अब जाइए जो है उनकी विदाई कीजिए। और उसके बाद वो दोस्तों अपने बैग से 10,000 रुपए निकालता है, क्योंकि उसने उतना वो रख रखा था, और भी पैसे 1,000-2,000 रख रखे थे, उनके हाथ पर रख देता है। कहता है आप जाइए अंकल जी, गाड़ी बुक करके आप चले जाइएगा, और भी कुछ जरूरी हो, कुछ कम पड़े तो आप बताइए,
मैं आपको वो भी दे देता हूं अगर आपको जरूरत है पैसों की तो, क्योंकि मेरे खाते में पैसे हैं, मैं आपके खाते में भेज सकता हूं। वो कहते हैं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, हो जाएंगे। लेकिन जब वो दरवाजे पर जाते हैं, अब इधर इतने सारे लोग थे तो इनके बीच में वो कहने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। दरवाजे पर जाते हैं तो कहते हैं बेटा अगर कुछ दे देते 300 रुपए तो मैं अपने पिता का क्रियाक्रम जो है वो ढंग से कराता। वो कहता है ठीक है अंकल जी, और अपना जो है आप अकाउंट नंबर दीजिए, QR कोड वगैरह वो देते हैं और उसमें वो 400 रुपए ट्रांसफर कर देता है। कहता है आप जाइए और आराम से जो है काम वगैरह निपटाइए और आप जो है इनकी चिंता मत करिए। ये जो है मैं इनको ले जाकर आप इनके आपके घर पर कहेंगे तो वहां पर मैं ले जाकर छोड़ दूंगा। और उसके बाद दोस्तों वो चले जाते हैं, वहां से उसे आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उतर जाते हैं। आते हैं सीट पर ये दोनों बैठते हैं तो दोस्तों वो गुमसुम सी बैठी थी और सिमटी हुई एक कोने में। वो देखता है कि काफी परेशान है जो किरण है। उससे बात करता है, समझाता है, कहता है क्यों परेशान हो रही हो। अब दादाजी थे सबके ही, मेरे तो दादाजी मैंने देखा ही नहीं था, कब चले गए। इतना जी लिए बहुत हो गया, टेंशन मत लो, बस आपके माता पिता वहां पर टाइम पर पहुंचने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों फिर उसके माता पिता उससे कॉल करते। उसकी माँ कॉल करती है कि हाँ बेटा हमें गाड़ी मिल गई है, हम जा रहे हैं और वहां पर पहुंच जाएंगे। शाम को 6 बजे तक गाड़ी वाला कह रहा पहुंचा देंगे और उधर भी सारा इंतजाम हो रहा है। तो बेटा तुम टेंशन मत लेना और जाओ खाना पीना कुछ खा लेना ट्रेन में, और जो भैया है उनके साथ आराम से तुम चली जाना। लोकुश से भी वो बात करते हैं, कहते हैं कि बेटा जरा देख लेना, वो थोड़ी शर्मीली है, थोड़ी डरती है, थोड़ी परेशान भी होगी। वो कहता है कि बस आप लोग टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद दोस्तों वो उससे बातें करता है। 2-3 घंटों में वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है जब उसकी माँ बात करती है और ये बात करता है। दोस्तों शाम हो गई, वो लोग तो पहुंच गए। उमालाल अपने घर पे फोन कर दिए कि हाँ हम 7 बजे के करीब पहुंच गए। और इधर जो है उसके बाद ये खाना ववाना मंगाया, बहुत समझाया बुझाया, किरण को भी खिलाया, खुद भी खाया। अब दोस्तों रात के 10 बज गए, ज्यादातर लोग सो गए क्योंकि ट्रेन सुबह से चल रही थी। खा पी के सो जाते हैं। लोकुश उठता है, कहता है कि आप जो है इस सीट पर सो जाओ। और उसके बाद कहती है आप कहाँ सो गए। कहता है मैं नीचे सो जाता हूं, बहुत तेज पता नहीं क्यों सर दर्द कर रहा है। वो कहती सर दर्द कर रहा है। कहता हाँ बहुत तेज पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है। उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है लाइए मैं दबा देती हूं। कहता है अरे नहीं रहने दो। उसे संकोच होता है, थोड़ी शर्म भी आ रही थी। कहती है नहीं नहीं लाओ मैं अभी दबा देती हूं, 5 मिनट में आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसे बिठा लेती है, उसका सर दबाती है। 5-10 मिनट तक दबाती रही। उसके बाद उसे राहत मिलती है और फिर वो उठता है। कहता है ठीक है, आप उसको थैंक यू बोलता है। कहता है कि ठीक है अब आप इस पर सो जाओ। वो कहती है आप कहाँ सोगे। कहता है मैं नीचे सो जाता हूं। कहती है आप कैसे नीचे सोगे। कहता है मैं सो जाऊं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों वो नीचे सो जाता है। ये सीट पर सो जाती है। जो चद्दर मिली थी वो चद्दर वो नीचे बिछा लेता है। जहां पर वो 6 सीटें होती है वही नीचे बीच में लोगों के चप्पल इधर उधर करके वहीं पर बिछा के सो जाता है। लेकिन उधर जो उसकी माँ थी दोस्तों, माँ तो माँ होती है, उन्हें टेंशन थी कि बेटी भी जवान है, अनजान लड़का के साथ जा रही, वो भी जवान है, क्या पता लड़के की नीयत में क्या हो। उन्हें नींद नहीं आती है। असमंजस में वो लगी रही, सोचती रही पता नहीं कैसे सोई होगी। फिर वो वीडियो कॉल लगा देती है रात के 12 बजे। जब ये फोन देखती है उठाती है, कहती है मम्मी क्या बात है अभी तक आप सोई नहीं। कहती है बेटी क्या करूं, इधर भी टेंशन उधर भी टेंशन, और तुम सो गई थी क्या। बोली हाँ मम्मी मैं तो सो रही थी। बोली कहां पर सो रही हो। किरण ने कहा बस सीट पर सो रही हो। फिर वो कहती है और वो भैया कहां पर सो रहे हैं। तो कहती है वो तो नीचे सो रहे हैं। और उसके बाद वो पूरा सीट दिखाती है कि हाँ देखो मैं आराम से सोई हूं, अकेले सोई हूं। उसके मन में ये जरा भी शंका नहीं थी कि उसकी मम्मी सोच क्या रही है। वो तो बस यही दिखा रही थी कि हाँ मम्मी मैं आराम से सोई हूं। उसके बाद जब वो लोकुश को भी दिखा देती है कि देखो यहां पर ये सो रहे हैं लोकुश, और उसके बाद फिर वो राहत की सांस लेती है कि चलो ठीक है सब ठीक ठाक है। उसके बाद वो सो जाती है। इधर ये भी सो जाती है। लेकिन दोस्तों जब रात के 34-4 बजते हैं तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। जो किरण थी उसे दोस्तों वॉशरूम लग जाता है।
अब उसे जो है नींद नहीं, उसकी आंख खुल जाती तो उसे नींद ही नहीं आती। सोचती है कैसे जाऊं, क्योंकि देखती है तो डब्बे में पूरा अंधेरा, सिर्फ एक एक लाइटें जल रही थी कहीं कहीं, और ट्रेन एकदम खट्टर खट्टर की आवाज कर रही थी। फुल स्पीड में चल रही थी। ये इधर उधर नजर दौड़ाती है तो डर जाती है। सोचती है क्या करूं, सोचती है अगर लोकुश को बताऊं तो शर्म आ रही थी उसे। फिलहाल उसे रहा नहीं जाता। सीट से नीचे उतरती है, लोकुश को झिझोड़ती है, खोदती है। लोकुश उठता है,